गुड आफ्टरनून ऑफ यू। तो फाइनली हम आज से एफएम की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एफएम की रिवीजन सीरीज जल्दी से स्टार्ट कीजिए। सीएस एग्जीक्यूटिव का जो सीएमए वाला पेपर है उसकी रिवीजन सीरीज को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। कई बच्चों के मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए और इस सीएमए की रिवीजन सीरीज में जैसे आपने देखा कि हमने सीक्वेंस ऐसा रखा है कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कवर करें, ठीक ऐसे ही हम एफएम की रिवीजन सीरीज में भी रखना चाहेंगे। हम पहले वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें से ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एफएम हमारा जो सिलेबस का 60% पोर्शन है, 60 मार्क्स की हमारी एफएम आती है। अब जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखता हूं और कई सारे बच्चों के सजेशंस भी आए मेरे पास, तो कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप टॉपिक कैपिटल बजटिंग पहले करा दीजिएगा या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक भी मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं टॉपिक्स, लेकिन इनमें एक कॉमन बात क्या है, खासकर मैं कैपिटल बजटिंग या सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करूं तो थोड़े से हेवी कैटेगरी के टॉपिक हैं। मुश्किल नहीं बोलूंगा, थोड़े से लेंथी बोलूंगा, थोड़े से हेवी बोलूंगा। देखो मुश्किल तो क्या है, जब बात समझ में आए तो मुश्किल थोड़ी रह जाती है। जब बातें आपको समझ में आएंगी तो मुश्किल कुछ नहीं रहता, फिर बात समझ में आनी चाहिए बस, तो समझ में आएगी बात, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक हल्के फुल्के टॉपिक से स्टार्ट करूं, और जब मैंने टॉपिक्स को एनालाइज किया तो एक लाइटर टॉपिक जो मुझे दिखा जिससे रिवीजन शुरू की जा सकती है वो है लेवरेजेस। लेवरेजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में अभी तक मैं इसका पास्ट पैटर्न देखूं तो 4, 6, 7 एमसीक्यू जनरली आ ही जाते हैं। जून 2021 का जो अटेम्प्ट गया था उसमें इस चैप्टर से लगभग 7 एमसीक्यू थे। वैसे 4-6 एमसीक्यू आ रहे हैं। एक ही शायद अटेम्प्ट गया था दिसंबर 2021 का, जब इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 एमसीक्यू पूछे गए थे। वैसे एक एवरेज वेटेज 4 से 6 या 7 नंबर है। वैसे मैंने कहा 60 मार्क्स का एफएम है, और अगर 4-6 नंबर का पेपर आ जाता है एक ही टॉपिक से, 10% का एक डिसेंट वेटेज होता है, तो बुरा नहीं है। हल्का टॉपिक है, आराम से सारी बातें समझ में आएंगी प्यार से जो मैं बताऊंगा आपको, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम एमसीक्यूज जैसे कि आप देख ही रहे होंगे सीएमए रिवीजन सीरीज में, हम सारे कर लें। ठीक है, तो बिना देरी के आइए जी आज से स्टार्ट करते हैं अपनी एफएम की रिवीजन सीरीज। इस टॉपिक की रिवीजन को मैं शुरू करूं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अगर आप में से कोई बच्चा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है और लेवरेजेस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट रेगुलर बैच का यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, और अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर लेवरेजेस नाम के चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी भी हुई है। ठीक है, और जो क्लास में हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो नोट्स आपको चाहिए होंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां पर नोट्स का लिंक गिवन होगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके वो नोट्स रेफर कर सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा है सिर्फ रिवाइज ही करना है वो यहीं से करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करवा रहा हूँ वो भी इनफ है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे अगर आप सीएमए की रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही हम कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा रिवीजन सीरीज में, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते तो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगा, फिर मेरी तरफ से आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे नोट्स के या रिवीजन सीरीज को लेकर। मेरा डायरेक्ट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे देता हूं, मेरा ये डायरेक्ट नंबर है 9811504471। आप एक सिंपली व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, अपना नाम लिख देना, इंटरेस्टेड इन रिवीजन सीरीज ये लिख देना, सिटी लिखना चाहे तो ऑप्शनल है। कई बार थोड़ा सा मुझे भी पता लगता है कि अच्छा इस सिटी में भी बच्चा है जो रिवीजन सीरीज देख रहा है, वो ऑप्शनल है। बाकी आप नाम लिख के सिर्फ ये लिख देना इंटरेस्टेड इन रिवीजन सीरीज, मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके फिर मेरी तरफ से जितने भी अपडेट्स होंगे रिवीजन सीरीज को लेकर वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं ऐड होना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कई बार टेलीग्राम चैनल लिंक से ओपन नहीं होता तो आप अपने टेलीग्राम अकाउंट में सीए मुकेश जसवानी टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको वहां पर दिखेगा, और वहां पर आपको पीडीएफ नोट सारे अवेलेबल हो जाया करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना फाइनली रिवीजन सीरीज लेवरेजेस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए जी, इस चैप्टर में हम कई सारे एनालिसिस करना सीखेंगे, और अभी तक अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा भी समझे हैं, अगर आप सीएमए रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं
तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि हम सीधा हाई फाई बात से स्टार्ट नहीं करते, हम बात एक बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने डिस्कशन को एडवांस करते हुए चलते हैं, और बच्चे को खुद ही नहीं पता लगता कि वो एडवांस लेवल पर पहुंच भी चुका है, क्योंकि क्लैरिटी धीरे धीरे करते करते उसको आती जाती है और वो एडवांस लेवल को भी बड़े आराम से स्मूथली जो हैंडल कर लेता है। तो यही तरीका हमारा रहेगा। मैं अभी इस चैप्टर के एनालिसिस क्या क्या करने हैं, लेवरेजेस क्या टूल है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, ये सब बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें हैं जो मुझे आपके साथ पहले डिस्कस करनी है। जैसे कि जब ये टॉपिक हम कर रहे होंगे तो हम देखेंगे, हम बार बार एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट हम इस चैप्टर में काफी बार बनते हुए देखेंगे, और अगर आपने सीएमए में मार्जिनल कॉस्टिंग किया है तो आपको कुछ हद तक तो ये स्टेटमेंट वैसी भी लग रही होगी। अगर आप देखोगे इतना पोर्शन तो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सेम ही था, वहां पर भी हम सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे थे, जो फिर जो आ रहा था उसको कंट्रीब्यूशन कह रहे थे, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे थे, और वहां लेकिन हम उसके बाद सीधा प्रॉफिट बोल रहे थे। लेकिन यहां बात प्रॉफिट पर खत्म नहीं हो रही है, यहां बात थोड़ी सी और आगे जा रही है। अब अगर ऐसे भी कई बच्चे होंगे जिन्होंने सीए में जिनका एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस से आ रहे होंगे, और या फिर उनका क्योंकि ओल्ड सिलेबस में एक ग्रुप क्लियर होगा तो अकाउंट्स वाला पेपर उनका एग्जेम्प्ट होता है। तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार ही एफएम देख रहे हैं, तो मैं इस तरीके से बात करूंगा कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ रखा है, ठीक है जी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट जब भी हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा है तो आपने देखा होगा उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट फिगर होती है सेल्स की। सेल्स बेसिकली क्या है, जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसको बेचने पर जो हमें रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को हम सेल बोल देते हैं। और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग मेंबर होता है तो वो ये सेल ही होता है। यही वो अर्निंग मेंबर है जो सारे के सारे खर्चों का बोझ उठाता है, नहीं तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है। यहां पर भी हमने देखा शुरुआत हम इस इनकम स्टेटमेंट की कैसे कर रहे हैं, सेल से कर रहे हैं। फिर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो वहां पर हम खर्चों को उसके नेचर के हिसाब से लिखते चले जाते हैं। रॉ मटेरियल का खर्चा लिखा, रेंट लिखा, सैलरी लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो खर्चा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे ही लीगल चार्जेस, मतलब हम कई सारे खर्चे लिख देते हैं उसके नेचर के हिसाब से, ठीक। लेकिन जब हम सीएमए में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ें या बजटरी कंट्रोल पढ़ें या एफएम में लेवरेजेस का टॉपिक पढ़ें, यहां पर ना खर्चे को देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम यहां पर खर्चे को देखते हैं तो हमें ना खर्चा नेचर के हिसाब से नहीं दिखता, हमें यहां खर्चा दिखता है या तो वेरिएबल खर्चा दिखता है या फिक्स खर्चा दिखता है। मतलब हम खर्चे से पूछते हैं भाई देख तू वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। वेरिएबल का मतलब ऐसा खर्चा जो सेल्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़े घटे उसको हम वेरिएबल खर्चा बोल देते हैं। ऐसा खर्चा जिसका सेल्स से कोई कनेक्शन हो ही ना उसको हम फिक्स खर्चा बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक हलवाई बहुत बढ़िया समोसे बना के बेचता है, तो जो वो समोसे बनाता है, समोसे बनाने के लिए उसको मैदा, आलू, मसाले ये सब लगेगा, जिसको हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं। अब अगर वो ज्यादा समोसे बनाता है किसी दिन तो ये मैदा, आलू, मसाले ज्यादा लगेंगे, किसी दिन कम समोसे बनाता है तो कम लगेंगे, किसी दिन मान लो छुट्टी रखता है मतलब नहीं बनाता है तो नहीं खर्चा, ये खर्चा नहीं लगेगा। मतलब ये खर्चा वेरिएबल नेचर का है। मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये चैप्टर ये नहीं बोलेगा कि ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, ये चैप्टर क्या बोलेगा, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सही। जहां से वो समोसे बना के बेच रहा है हो सकता है वो जगह किराए की हो तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा, मतलब उसका सेल से कोई कनेक्शन नहीं है, छुट्टी भी करेगा तब भी रेंटल तो चालू रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम रेंट को रेंट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, दिस इज फिक्स कॉस्ट। मान लो ऐसे कई सारे एम्प्लॉइज हैं जिसको उन्होंने फिक्स सैलरी के बेसिस पे रखा हुआ है, तो उन एम्प्लॉय की सैलरी को हम इस टॉपिक में क्या बोलेंगे, दैट इज फिक्स कॉस्ट। कहने का मतलब ये कि यहां पर कॉस्ट को क्लासिफाई करने का जो तरीका है वो वेरिएबिलिटी है, वो कॉस्ट का बिहेवियर है सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेल्स के साथ डायरेक्ट प्रमोशन में खर्चा का बढ़ना घटना वेरिएबल कॉस्ट, उसका सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिक्स कॉस्ट। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। अब हम इस बात को भी जानते हैं कि जब हम सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है ना। ये बड़ी बेसिक सी एक इक्वेशन है जो हमने कई बार देखी होगी। हम कह रहे हैं कि ये कॉस्ट जो है ना फिलहाल के लिए हम दो खर्चों में डिवाइड करते हैं, या तो वेरिएबल या फिक्स्ड।
आप अगर इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ इतना हिस्सा देखें तो हमने जो हमारी बिजनेस की कॉस्ट है उसको 2 बार माइनस किया है, एक बार वेरिएबल बोल के और एक बार फिक्स बोल के। अभी नीचे का हिस्सा मत देखो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक बार वेरिएबल बोल के, एक बार फिक्स बोल के, ठीक। और बीच में मतलब सेल्स में से जब हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हमने उसको एक नाम दे दिया, उसको नाम क्या दिया? कंट्रीब्यूशन। अब इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोला, ध्यान से सुनिए प्लीज। मैंने कहा ना, मैं ये एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपने पहले मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक पढ़ रखा है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि एज एफ आप एफएम पहली बार ही देख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मान लीजिए जो समोसे की बात हो रही है यहां पर, वो समोसा जो है हम बना के 10 रुपए का बेचते हैं, और उसमें जो मैदा, आलू, मसाले, जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल, ये बनाने की कॉस्ट जो है 5 रुपए लग जाती है। मतलब जब हम किसी कस्टमर को समोसा सर्व करते हैं और वो हमें 10 रुपए का नोट देता है, तो वो 10 रुपए का नोट कमाने के लिए हमें पहले 5 रुपए का खर्चा लगा है, नहीं, हमने पहले 5 रुपए मैदा आलू समोसे में लगाया है। तो जब एक समोसा बिकता है ना, तो हमें खुशी 10 रुपए की नहीं होती, हमें खुशी 5 रुपए की ही होती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैंने अगर एक ग्राहक आता है कहता है 5 समोसे पैक कर दो, तो मेरे दिमाग में 50 रुपए की खुशी नहीं चल रही है, हमें खुशी कितने की होगी? 25 रुपए की, क्योंकि मुझे पता है कि इसको 50 रुपए के समोसे खिलाने के लिए पहले मुझे 25 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम एक समोसा बेचते हैं तो हमें खुशी सेलिंग प्राइस की नहीं होती, हमें खुशी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के, मतलब वो 10 रुपए कमाने के लिए 5 रुपए पहले मुझे खर्चा करना पड़ा, मुझे खुशी 5 रुपए की ही होती है। अब ध्यान रखें, जैसे जैसे हम समोसे ज्यादा बेचेंगे, हमारा हर एक यूनिट पर 5-5 रुपए बचता जाएगा। अब ना मान लो मैंने एक गुल्लक बना लिया, ठीक है, गुल्लक बना लिया, और जैसे ही एक समोसा बिकता है मैं गुल्लक में 5 रुपए डाल देता हूं। 5 रुपए क्यों डालता हूं? क्योंकि बचते ही 5 रुपए हैं, 10 रुपए का आया लेकिन 5 रुपए का खर्चा हो गया, बचे 5 रुपए गुल्लक में डाल दिए। और मान लो पूरे महीने भर में हमने लगभग 50,000 समोसे बेच डाले, बड़ा फेमस हलवाई है, 50,000 समोसे बेच डाले। इसका मतलब 50,000 समोसे बेचे होंगे तो मैंने 50,000 बार उस गुल्लक के अंदर 5-5 रुपए डाले होंगे। तो जब मैं महीने के बाद जब मैं गुल्लक को तोड़ता हूं तो उसमें से कितने रुपए निकलेंगे? 2.5 लाख रुपए निकलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने 50,000 समोसे बेचे, 10 रुपए के हिसाब से पैसा तो 5 लाख रुपए आया, लेकिन 2.5 लाख रुपए खर्चा भी हो गया वेरिएबल कॉस्ट के नाम का, और 2.5 लाख रुपए बचे हैं उस गुल्लक के अंदर, उसको मैं बोल रहा हूं दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। वो 2.5 लाख रुपए को या एक यूनिट के 5 रुपए को मैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एवरी समोसा सोल्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स रिकवरिंग अदर कॉस्ट। मतलब जो ये 2.5 लाख रुपए आए ना, इन 2.5 लाख रुपयों से मैं बाकी के खर्चे रिकवर करूंगा। जो आगे के खर्चे हैं आपको दिखेगा, उसमें से मोरलेस फिक्स खर्चे ही हैं। अभी मैं टैक्स की बात करूंगा, लेकिन मोरलेस फिक्स खर्चे ही हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सेल्स होती है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, उसको मैं कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर एक समोसा जो मैं बेच रहा हूं वो 5 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है किसकी तरफ? आगे के खर्चों को रिकवर करने के लिए, जो और खर्चे हैं उनको रिकवर करने के लिए। तो मैंने कहा पूरे महीने भर में मैंने 50,000 समोसे बेचे, गुल्लक के अंदर 5-5 रुपए डालते गए, तो मैंने 50,000 समोसों के 5-5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए गुल्लक में डाले होंगे। गुल्लक तोड़ दिया, महीना पूरा हो गया, एम्प्लॉय खड़ा हुआ सैलरी मांगने के लिए, मकान मालिक खड़ा है रेंट मांगने के लिए, मतलब मुझे और खर्चे बियर करने हैं ना अभी, तो मैंने गुल्लक तोड़ दिया और उस 2.5 लाख रुपए को मैं लेके बैठा हूं। अब बोल रहा हूं बताओ और भाई आओ जरा कौन कौन और इनके खर्चे देने हैं। तो फाइनली अगर मैं सम अप करूं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा के जो आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं, आप लॉजिकली सोचिए। हर एक समोसा जो बेचा जा रहा है वो बेसिकली आप ये मान लो 5 रुपए का चंदा दे रहा है, 5 रुपए का चंदा दे रहा है, और वो चंदा जब इकट्ठा हो जाता है, जब बड़े सारे समोसे बिक जाते हैं, तो उस चंदे से मतलब उस कंट्रीब्यूशन से हम आगे की कॉस्ट को रिकवर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि भाई देखो दो तरह की कॉस्ट है यहां पर, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स कॉस्ट। तो हमने सेल्स में से एक कॉस्ट माइनस कर दी वेरिएबल कॉस्ट, और जो आया उसको हमने कहा कंट्रीब्यूशन है। अब हम कह रहे हैं भाई अब दूसरी वाली कॉस्ट भी माइनस कर दो। दूसरी कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जनरली महीना पूरा होने के बाद ये खर्चे होते हैं, चाहे सैलरी हो, रेंट हो या और भी कोई फिक्स खर्चा हो। इन दोनों खर्चों की तरफ अगर आप नजर डालोगे, ये दोनों खर्चे आपको दिखेंगे, ये बिजनेस के खर्चे हैं, ये बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे हैं। मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस चलाने के लिए ये खर्चे करने पड़ते हैं, इसलिए इन खर्चों को हम ऑपरेटिंग खर्चा भी बोल देते हैं और बिजनेस खर्चा भी बोल देते हैं। मतलब ये जो खर्चे हैं दोनों, वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, ये बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं
मतलब ये भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको हम बिजनेस एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग याद हो तो आपको याद होगा कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के वहां पर भी कंट्रीब्यूशन आता था, फिक्स कॉस्ट घटा के, लेकिन वहां पर ना इसको हम प्रॉफिट बोल देते थे सीधा सीधा। यहां पे इसका नाम प्रॉफिट नहीं है, यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स चैप्टर दूसरा है, यहां पर एनालिसिस कुछ हम अलग करेंगे, और यहां हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो बात तो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। नहीं तो यहां प्रॉफिट ना बोल के हम इसको क्या बोल रहे हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिलहाल के लिए अगर मैं यहीं तक बात करूं, दो खर्चे माइनस किए, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। अब एक बात जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, इससे कोई भी हमें रिस्क नहीं है, इससे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क एट ऑल। हमें कोई रिस्क नहीं है इस खर्चे का। क्यों कोई रिस्क नहीं है? हमारा अगर बिजनेस नहीं भी चला तो ये खर्चा तो वैसे भी नहीं होगा, बिजनेस चलेगा तो ये खर्चा होगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो ये खर्चा नहीं होगा, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। जानते हो रिस्क आता है बिकॉज ऑफ द वर्ड फिक्स्ड। जैसे ही हम आपको बोलते हैं कि ये खर्चा फिक्स है, रिस्क सर पे खड़ा हो गया। रिस्क सर पे क्यों खड़ा हो गया? अब कमाई हो ना हो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये कि ये जो है ना, ये वाला खर्चा रेड जोन है, ये जो है ये बेसिकली रिस्क एराइज करवाता है। ये रिस्क क्यों एराइज करवाता है? क्योंकि आपकी रेवेन्यू मैटर ही नहीं करती, ये खर्चा तो देना ही पड़ेगा। कितने बिजनेसेस जो हैं वो सिर्फ आइडिया बन के ही रह जाते हैं। क्यों? वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि कई लोग इस बात का जो है वो अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते कि यार ये बिजनेस हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक डर रहता है, कहीं ये बिजनेस किया तो ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो जाए। और नुकसान किस वजह से होता है? नुकसान कभी भी वेरिएबल खर्चों की वजह से नहीं होता, नुकसान हमेशा किसकी वजह से होता है? फिक्स खर्चों की वजह से। क्योंकि रेवेन्यू अगर किसी रीजन से नहीं आई, खर्चे लेकिन चालू रहेंगे, इस वजह से रिस्क आ जाता है। तो क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसलिए इसकी वजह से रिस्क आ जाता है। तो हमने कहा भाई देखो, हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करोगे तो दो खर्चे होंगे, एक वेरिएबल खर्चा होगा, एक फिक्स खर्चा होगा, और फिक्स खर्चा करने की वजह से एक रिस्क आ जाता है। इसलिए जानते हो, फिक्स खर्चे से जो रिस्क एराइज होता है उसका एक नाम है। उसका एक नाम क्या है? उसका एक नाम है बिजनेस रिस्क। मतलब ये कि इस खर्चे से एक रिस्क एराइज हो जाता है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है बिजनेस रिस्क। आती है बात समझ में? हाँ सर। अब आगे की बात सुनिएगा। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस को करने के लिए पहले आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जब फेस टू फेस क्लासेस हम ले रहे थे तो हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरह की थी? हमें चेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, एसीज वगैरह थे, प्रोजेक्टर था, और ऐसे ही लैपटॉप्स, डेस्कटॉप की जरूरत पड़ती थी, प्रिंटर वगैरह की जरूरत पड़ती थी। मतलब ये कि जब भी आप कोई काम करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मान लो आप एक शोरूम खोलना चाहते हो, तो शोरूम खोलने के लिए पहले आपको जगह चाहिए, फिर जब आप जगह ले ली, खरीद ली, उसके अंदर फिर आपको फर्नीचर वगैरह लगवाना पड़ेगा, एसी वगैरह लगाने पड़ेंगे, बिलिंग वगैरह के लिए हो सकता है कंप्यूटर का सेटअप लगाना पड़े। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आज जब मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूं तो आज भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। जिस कैमरा के माध्यम से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो कैमरा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। जिस सिस्टम पर क्लासेस रिकॉर्ड होकर सेव होती हैं, वो सिस्टम पर खर्चा करना पड़ा। ऐसे ही जिस पैनल पे मैं लिख रहा हूं, ये पैनल पे खर्चा करना पड़ा। लाइटिंग वगैरह के लिए जो इक्विपमेंट है उस पर खर्चा करना पड़ा। कहने का मतलब ये कि हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। किसी बड़ी कंपनी की बात कर लो, मान लो कोई होटल के बिजनेस में है, सपोज ताज होटल से, उनको नया होटल खोलना है, तो होटल खोलने के लिए पैसा चाहिए होगा ना। ये इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से लेके आओगे? अगर तो खुद का है, मतलब इक्विटी फाइनेंस्ड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, तब आपको बाहर वालों से मदद लेनी पड़ेगी। और बाहर वालों में कौन आएगा? बैंक्स, या और भी कोई भी जो आपको बाहर वाला है और पैसे दे रहा है, और पैसे देगा तो वो आपसे कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा। वो कुछ ना कुछ क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर बिजनेस को शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर मैंने बाहर वालों की मदद से अरेंज किया है, तो उन बाहर वालों को मुझे ब्याज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड ही होता है। क्या बैंक ये बोलेगा कोई बात नहीं, कमाई हो तो दे देना वरना मत देना? नहीं बोलेगा ऐसा। वो पक्का पक्का मुझसे इंटरेस्ट लेगा। और क्योंकि फिक्स, ये भी फिक्स है, इंटरेस्ट भी फिक्स है, इसलिए इसके साथ भी आ गया रिस्क। और ये जो रिस्क है ना, क्योंकि ये, इस रिस्क को भी कुछ नाम दे। ये रिस्क क्यों आया? क्योंकि आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाया बाहर वालों की मदद से। क्योंकि ये फाइनेंस करने का रिस्क है, इसलिए इस रिस्क का एक नाम होता है
इस रिस्क का नाम होता है फाइनेंशियल रिस्क। इस रिस्क का क्या नाम है? इस रिस्क का है नाम है फाइनेंशियल रिस्क। तो आप अगर ध्यान से देखें, हमने यहां पर एक खर्चा और यहां पर लिखा जिसको हमने इंटरेस्ट कहा, तीसरा खर्चा। एक चौथा खर्चा और भी है जो है टैक्स। टैक्स में भी कोई रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? भाई मुनाफा होगा तो सरकार को दे देंगे। सरकार ये थोड़ी कहती है कि लॉसेस में भी देना पड़ेगा या प्रॉफिट जीरो है तब भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो टैक्स देना है। 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मान लो 30% का टैक्स है तो 100 रुपए पे 30 रुपए दे देंगे। लाख रुपए कमाया तो दे देंगे 30,000 रुपए। 1 करोड़ कमाया तो दे देंगे 30। मतलब कहने का ये है कि टैक्स तो तभी देना है जब प्रॉफिट होगा। तो इसका भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ये कोई फिक्स खर्चा नहीं है। तो जो चार यहां पर हमने खर्चे माइनस किए हैं सेल्स में से, अगर आप देखोगे 4 ही खर्चे माइनस किए हैं, 2 का कोई रिस्क नहीं है और 2 का रिस्क है। और दो रिस्क अराइज करती हैं, उनके पीछे एक कॉमन फैक्टर, कॉमन फोर्स है। वो क्या है? फिक्स्ड वर्ड। ये वर्ड जो है ना, फिक्स्ड, खतरनाक वर्ड है। और ये फिक्स्ड वर्ड की वजह से रिस्क आ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो बिजनेस करने का रिस्क है। बिजनेस करेंगे तो सैलरी भी देना पड़ेगा, रेंट भी पे करना पड़ेगा, फिक्स बिजली का बिल भी हो सकता है। इसका मतलब ये बिजनेस करने का रिस्क है, इसलिए इसको बिजनेस रिस्क बोला। और जो दूसरे वाला रिस्क है वो हमने क्योंकि अपने बिजनेस को करने के लिए बाहर वालों से पैसा लिया है, तो वो बाहर वालों से पैसा जो फाइनेंस करवाया है, इस वजह से ये रिस्क आ गया, इसलिए ये फाइनेंशियल रिस्क है। तो 2 तरह के रिस्क होते हैं, पहले तो आप ये समझिए 2 रिस्क कौन कौन से, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। और क्रिएट करने वालों ने एक जबरदस्ती का तीसरा रिस्क भी क्रिएट कर दिया है। और वो तीसरा रिस्क क्या? अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मतलब बिजनेस रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क को, फिक्स कॉस्ट को और इंटरेस्ट को, अगर हम कंबाइन तौर पे देखें तो हम बोलते हैं भाई फिर जो आएगा ना वो बेसिकली कहलाएगा कंबाइंड रिस्क। मतलब बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमने कहा फिर एक टर्म जो है यूज होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कंबाइंड रिस्क बोल देते हैं। अब अगर आप इस इनकम स्टेटमेंट में देखें, अब इनकम स्टेटमेंट आपको याद हो गई होगी। सेल्स लिया, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, आया कंट्रीब्यूशन, माइनस किया फिक्स कॉस्ट, आया ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस किया ब्याज इंटरेस्ट, आया अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से टैक्स माइनस करके आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि सर यहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिया। हाँ, मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाते ही थोड़ी सी और भी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, वो हम ना सेपरेटली डील करेंगे। हम नहीं चाहते कि एक साथ कंफ्यूजन क्रिएट करें अपने दिमाग में। हमने कहा पहले हम एक एक करके बात को टैकल करेंगे। अभी हम प्रेफरेंस वालों की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। मान लो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी और आगे जाती। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते और उसके बाद बची हुई इनकम जो है वो इक्विटी वालों के लिए होती। अभी क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस वाले है ही नहीं, इसका मतलब ये सब जो बच गया है सबका सब किन के लिए है? इक्विटी वालों के लिए है। तो आप अभी इस इनकम स्टेटमेंट के ब्रैकेट में ये मेंशन कर सकते हैं। हम अभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं। एज्यूमिंग देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाते ही ना कुछ टैक्स के इंप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, इसलिए उसको सेपरेटली डील करेंगे। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। आप मुझे पहले ये बताइए, इतना समझ में आता है? तो इनकम स्टेटमेंट मुझे लगता है कि मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब जरा डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। हमने कहा भाई 2 तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क कौन कौन से? एक होता है बिजनेस रिस्क, दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क जो होता है वो एसोसिएटेड होता है फर्म्स ऑपरेशंस, मतलब जो हमारा बिजनेस है, जो हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड है। बिजनेस करेंगे तो सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, रेंट भी पे करना पड़ेगा और भी खर्चे वगैरह होंगे। और खर्चे जब होते हैं तो 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल खर्चे से कोई रिस्क नहीं आता क्योंकि वो बिजनेस होगा तो खर्चा होगा, बिजनेस नहीं चल रहा तो खर्चा भी नहीं चलेगा, खर्चा भी नहीं होगा। तो ये जो रिस्क है वो किस वजह से आया? ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान रखें, वेरिएबल कॉस्ट भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेकिन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ये वाला रिस्क आया क्योंकि बिजनेस नहीं भी चलेगा तो ये खर्चे लेकिन चालू रहेंगे। और खर्चों के एग्जाम्पल आप देख ही लो कौन कौन से। रेंट इसका एक एग्जाम्पल है, सैलरीज का एग्जाम्पल है, टेलीफोन या बिजली का बिल अगर हमारा कुछ फिक्स एलिमेंट है तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक खर्चा हमने लिखा है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन बेसिकली क्या होता है? अब मान लीजिए जिस कैमरा के थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस कैमरा की एक लाइफ होगी। मान लो उस कैमरा की लाइफ 10 साल है
और वो कैमरा मान लो मैं लेके आया, सपोज हाई एंड कैमरा है, 1 लाख का कैमरा लेके आया, 10 सालों में वो कैमरा बूढ़ा हो जाएगा, मतलब 10 साल के बाद मुझे उस कैमरा को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर उस कैमरा की लाइफ 10 साल है, 1 लाख रुपए का कैमरा है, तो डिवाइड बाय 10, इसका मतलब हर साल मैं उस पर एक डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 10,000 रुपए का। अब आप जरा सोचिए, मैं उस कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, उस कैमरे को क्या पता कि मेरे से कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे से जितने मर्जी स्टूडेंट्स पढ़े, कैमरे की बूढ़े होने की स्पीड सेम तरीके से चलती रहेगी। मतलब मैं अगर कैमरे के सामने बोल रहा हूं, उसके बूढ़े होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरीके से बूढ़ा होगा मेरे से, चाहे 100 बच्चे पढ़े, 1000 बच्चे पढ़े, 10,000 बच्चे पढ़े, 20,000 बच्चे पढ़े, कैमरे को कोई मतलब नहीं है। कैमरा उसी तरीके से बूढ़ा होगा जैसे उसको होना है। कहने का मतलब ये, कैमरे का डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, 10,000 10,000 10,000 10,000। तो कोई मान लो कंपनी ने बड़ा प्लांट में पैसा लगा दिया, बड़ी फैक्ट्री में पैसा लगा दिया, तो उस फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रिसिएशन जो है वो कौन सा खर्चा है? वो फिक्स खर्चा है। तो हम यहां पर देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे प्लीज। ये जो ऊपर के खर्चे लिखे हैं ना मैंने, ये सारे के सारे खर्चे जो कैश में होते हैं। ये वाला खर्चा कौन सा है? ये वाला खर्चा नॉन कैश खर्चा है। और सच्चाई पता क्या है, इस वाले खर्चे को आप नॉन कैश बोल तो रहे हैं, पर इसके पैसे ना आप पहले ही दे आते हैं एडवांस में। मैंने जब कैमरा खरीदा, मैं पहले ही उसके 1 लाख रुपए दे आया। अब वो कैमरा मेरे पास आ चुका है, अब मैं बार बार थोड़ी दूंगा, 1 लाख तो मैंने दे दी ना, अब तो मैं बस उस 1 लाख के खर्चे को 10 सालों में अपॉर्शन कर रहा हूं। मैं अगर अपने लैपटॉप पर, मान लो मैंने लैपटॉप 50,000 का खरीदा और वो उसकी लाइफ 5 साल है, तो उसके 50,000 में पहले ही दे आया ना, अब बस मैं उस 50,000 के खर्चे को आने वाले 5 सालों में अपॉर्शन कर रहा हूं। तो नॉन कैश तो क्या, उसके पैसे हम एक्चुअली एडवांस में ही दे के बैठे होते हैं, ठीक है। तो पर फिलहाल खर्चे के पॉइंट से देखें, हाँ, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। समझ में आता है? दूसरा रिस्क हमारा कौन सा है? दूसरा रिस्क हमारा है फाइनेंशियल रिस्क, और ये एक एडिशनल रिस्क है, बिजनेस रिस्क के अलावा एक रिस्क है। और ये क्यों आया? बिकॉज हमने बाहर वालों का पैसा यूज किया है, मतलब उधारी यूज करिए। इसका मतलब ये हुआ, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि ब्याज एक फिक्स कॉस्ट होती है। आप किसी से उधार लेके देखो, खासकर बैंक से लेके देखो, एक ईएमआई में डिफॉल्ट मारोगे, फोन पे फोन करना शुरू कर देंगे आपको। कहने का मतलब ये, उन्होंने रिकवरी एजेंट हायर करके जो हैरेस कर देंगे आपको, देना तो है ही ना। 2-4 इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो बाद में ब्याज के साथ देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी हमारी फिक्स नेचर की होती है। हमने अभी देखा कि फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क आया उसको हमने क्या नाम दिया? बिजनेस रिस्क। और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से जो रिस्क आया उसको हमने क्या कहा? फाइनेंशियल रिस्क। जब हम वर्ड बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट, तो कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि सर इंटरेस्ट भी तो फिक्स्ड ही होता है, तो जब आप फिक्स कॉस्ट बोल रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के पर्पस के लिए जब हम कभी भी फिक्स कॉस्ट वर्ड बोलें तो हम सिर्फ बिजनेस की फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की फिक्स कॉस्ट की। मतलब उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं मानी जाती, ऐसा थ्रू आउट हमारा एजम्पशन रहेगा। मतलब जब भी हम फिक्स कॉस्ट वर्ड बोलते हैं, दैट मींस इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, ठीक है जी। और फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या अराइज होता है? बिजनेस रिस्क। इंटरेस्ट वर्ड बोलेगा, इसके लिए भी इसको बोलने की जरूरत नहीं कि फिक्स है, ये इंप्लाइड है कि फिक्स ही होता है, और इसकी वजह से क्या रिस्क अराइज होता है? फाइनेंशियल रिस्क। और मैंने कहा ना कि तीसरा रिस्क तो जबरदस्ती का है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम बोल देते हैं कंबाइंड रिस्क है। अब ये चैप्टर क्या करेगा? ये चैप्टर बेसिकली इन रिस्क को मेजर करने का, इन रिस्क का क्वांटम देखने का कि ज्यादा है कम है, ये सब बताने का काम करेगा ये चैप्टर। और ये चैप्टर हमें टूल्स देता है, जैसे कि बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज। क्योंकि ये ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा जा सकता है इसको, नहीं बिजनेस रिस्क है ना, बिजनेस को ऑपरेट करने का रिस्क है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इसका एक टूल है जिसको हम सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोल देते हैं, और कई बार डिग्री ऑफ, ये आगे वर्ड लगा दिया जाता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको शॉर्ट में हम डीओएल बोल देते हैं। मतलब डॉल में से एक एल हटा दो तो डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, या सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज, या डीओएल बोल देंगे। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए ये चैप्टर एक टूल देता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, सिंपली फाइनेंशियल लेवरेज, या फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और शॉर्ट में क्या बोल देंगे? डीएफएल। और ऐसे ही कंबाइंड रिस्क को मेजर करने के लिए जो टूल मिलता है उसे हम कंबाइंड लेवरेज बोल देते हैं, या फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज बोल देते हैं, या शॉर्ट में डीसीएल बोल देते हैं। तो अब हम
फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हमने कहा भाई देखो एक इनकम स्टेटमेंट बनेगी जिसमें से सेल्स लिखेंगे, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली, ऑपरेटिंग वाली, बिजनेस वाली, और उसके बाद जो आएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा ईबीटी, उसके बाद टैक्स अगर दे रखा है तो टैक्स भी माइनस कर देंगे, आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमने कहा चार चीजें माइनस करी हैं जिसमें से रिस्क दो की वजह से राइज हुआ और बिकॉज ऑफ द वर्ड फिक्स्ड, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने नाम दिया बिजनेस रिस्क, और इसको मेजर करने के लिए टूल जो अवेलेबल है उसको हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर हमने कहा फाइनेंशियल रिस्क अराइज हुआ इंटरेस्ट की वजह से, दूसरा एक फिक्स खर्चा है, और इसको मेजर करने के लिए जो टूल मिला है वो क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज या सिंपली फाइनेंशियल लेवरेज, और ऐसे ही कंबाइंड रिस्क को मेजर करने के लिए जो टूल है वो है कंबाइंड लेवरेज या फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। अब हमें सिंपली करना क्या है, हम एक एक करके ना इन सारे टूल्स को अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, और जो हमारा सबसे पहला डिस्कशन होगा ऑफ कोर्स वो किसके ऊपर होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, ध्यान रखें ये एक टूल है जो कि मेजर करेगा किसको, बिजनेस रिस्क को, और ये बिजनेस रिस्क किसकी वजह से अराइज हुआ, ये अराइज हुआ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। कौन सी वाली फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में कहां पर रिफ्लेक्ट होती है, सर हम पहले सेल लिखते हैं, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस होती है और फिर आता है ईबीआईटी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में, तो आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या होता है, तो होता है ईबीआईटी। तो हमारा फॉर्मूला पता है क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लॉजिकली बताऊंगा अभी, फिलहाल के लिए आप देखो जो ये फॉर्मूला है बेसिकली क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। याद रखने के लिए फिक्स कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आता है, फिक्स कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन के नीचे आता है और ईबीआईटी के ऊपर आता है। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है, ईबीआईटी। फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यहां पर आप दो फॉर्मूलाज देख रहे होंगे डीओएल के, लेकिन अभी ना जो हमारी शुरुआती डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम अभी सिर्फ इस वाले फॉर्मूला पर बात करेंगे। इस वाले फॉर्मूला के ऊपर हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या होता है मैं अभी हल्का सा आइडिया जरूर दे दूंगा आपको, लेकिन इसके ऊपर हमें सेपरेटली बात करनी है क्योंकि मुझे कई सारी रिलेटेड बातें भी आपको फिर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो पहले ना मैं ऐसा करता हूं, डीओएल को मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है जी। आइए, आपके सामने यहां पर तीन कंपनीज का डेटा है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। मैंने कन्वीनियंस के लिए तीनों का सेल्स सेम रखा है, तीनों का वेरिएबल कॉस्ट सेम रखा है ताकि तीनों का कंट्रीब्यूशन सेम आए। मैं कह रहा हूं फिलहाल मारो गोली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को। क्या आप मुझे ये फिक्स कॉस्ट देख के बता सकते हो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट क्योंकि सबसे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क एक्स लिमिटेड का है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड के दिमाग में एक ये टेंशन हमेशा रहेगी कि कम से कम 9 लाख रुपए तो कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि अगर 9 लाख से कम कमाया तो ईबीआईटी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये लॉस हो जाएगा। तो 9 लाख से ऊपर कमाएंगे तब जाके ईबीआईटी पॉजिटिव आएगी। तो 9 लाख रुपए का तो इनके दिमाग में एक बेंचमार्क रहेगा कि कम से कम 9 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कमाना है, और उसके बाद कुछ कमाएंगे तो ईबीआईटी पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं हाँ जी, एक्स लिमिटेड का रिस्क जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा है। सबसे कम रिस्क यहां पर किसका है, जेड लिमिटेड का, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट जीरो है। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो होना जनरली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सपोज मैं मान लूं ये थ्योरेटिकल सिचुएशन को कि हाँ फिक्स कॉस्ट जीरो है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे सबका सब हमारा ईबीआईटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 10 लाख का कंट्रीब्यूशन और 10 लाख रुपए की ही ईबीआईटी, को दिक्कत वाली बात नहीं। तो जेड लिमिटेड का हम कह सकते हैं कि मिनिमम रिस्क है इन तीनों में, और वाई लिमिटेड का यहां पर देखें तो इन तीनों में मॉडरेट रिस्क है, क्योंकि वाई लिमिटेड को भी कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन तो कमाना ही पड़ेगा अगर ये अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर 10 लाख का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, 5 लाख फिक्स कॉस्ट में लग गए, तो 5 लाख रुपए का हमारा पॉजिटिव ईबीआईटी बच गया। क्योंकि यहां पर तीनों का कंट्रीब्यूशन सेम था, तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपने वैसे ही बता दिया कि सबसे ज्यादा रिस्क यहां पर एक्स लिमिटेड ले रही है, सबसे कम रिस्क जेड लिमिटेड ले रही है, और मॉडरेट रिस्क वाई लिमिटेड ले रही है। और मैं लेकिन इसको नंबर्स की मदद से इंटरप्रेट करना चाहूं तो मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? हमने कहा भाई देखो, डीओएल निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। पहले डीओएल से पूछो, भाई डीओएल तू किसका रिस्क बताती है? डीओएल बताएगी आपको कि मैं इस कॉस्ट का रिस्क बताती हूं। इस कॉस्ट से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। और बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए टूल कौन सा दिया गया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज।
मैंने कहा दो फॉर्मूला है, अभी हम सिर्फ एक वाले फॉर्मूला पे बात करेंगे जो बेसिक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, इसके ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे क्या है ईबीआईटी, फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब आप मुझे बताइए, यहां पर 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है और 1 लाख रुपए का ईबीआईटी है, तो हमारा डीओएल यहां पर कितना आएगा? सर डीओएल आ जाएगा 10 टाइम्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, टाइम्स में बताया जाता है, परसेंटेज नहीं और कोई रेशियो नहीं, टाइम्स में, ठीक है ना, 10 टाइम्स। जैसे रेशियोज में डीटीआर सीटीआर बताते हैं, मतलब टर्नओवर रेशियोज बताते हैं, ऐसे यहां पर भी टाइम्स में बताया जाता है। अच्छा जी, ये कितना हो गया? ये हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये कितना आ गया? 2 टाइम्स। कंट्रीब्यूशन 10 लाख, ईबीआईटी भी 10 लाख, ये कितना हो गया? 1 टाइम्स, 1 टाइम। अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिस्क एक्स लिमिटेड का था, और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा डीओएल जो है वो एक्स का है। अभी आपने कहा था कि सबसे कम रिस्क जेड लिमिटेड का है, इसका मतलब सबसे कम डीओएल जेड लिमिटेड का है। बीच में कहीं वाई है, तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में वाई का डीओएल है। एक बात यहां पर आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमने अभी फॉर्मूला बोला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसका इंटरप्रिटेशन एक ये भी निकलता है, हाइयर द डीओएल हाइयर द रिस्क। ये 10 टाइम्स या 2 टाइम्स क्या बताता है, इसको मैं लॉजिकली आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल कई बच्चों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैं एक हल्का सा एक जनरल आइडिया दे दूंगा, लेकिन लॉजिकली मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से कि ये 10 टाइम्स या 2 टाइम्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल के लिए अभी हम ये बात बोल रहे हैं कि हाइयर द डीओएल हाइयर द रिस्क। यहां पर सबसे ज्यादा आपने खुद ही बताया रिस्क किसका था? एक्स का, और देख रहे हैं आप सबसे ज्यादा डीओएल किसका है? एक्स का। अच्छा, अब इस रेशो का एक खास बात और है कि ये जो रेशो है ये कभी भी 1 से नीचे नहीं हो सकती। ये मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम तो कितना मर्जी कर ले, लेकिन मिनिमम 1 हो सकती है, 1 से कभी नीचे नहीं जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले की बनावट ही ऐसे है। फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन है, डिनोमिनेटर में जो है ईबीआईटी है। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ईबीआईटी विल ऑलवेज बी लेस देन कंट्रीब्यूशन, एट मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, बट इट कैन नेवर बी मोर देन कंट्रीब्यूशन। भाई क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को घटाते हैं, तो ईबीआईटी हमेशा कंट्रीब्यूशन से कम ही आएगा ना। मैंने कहा अगर मैं ये थ्योरेटिकल सिचुएशन मान भी लूं कि फिक्स कॉस्ट है 0, तब भी कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी एटमोस्ट बराबर हो सकता है। इसका मतलब न्यूमरेटर हमेशा या तो डिनोमिनेटर से, आप समझते हैं ना न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा या एटमोस्ट बराबर होगा। अगर एटमोस्ट बराबर भी हुआ तो 10/10 करके 1 ही तो आएगा। लेकिन कभी भी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ईबीआईटी कभी भी कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीच में जो चीज आ रही है वो माइनस करनी है, प्लस नहीं करनी, इसलिए कभी भी ये रेशियो 1 से नीचे नहीं जाएगी। 1 से नीचे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ही होगा, इसलिए 1 से ज्यादा ही ये रेशियो निकल के आएगी। ये बात समझ में आती है? तो हमने फिलहाल एक बेसिक सा क्रूड एक फॉर्मूला इसका जो डिराइव किया वो ये कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इसका फॉर्मूला होता है, और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके जो आएगा वो हमारा डीओएल आएगा, और जितना ज्यादा डीओएल उतना ज्यादा रिस्क। अब दिमाग में ये सवाल कि सर ये 2 टाइम्स 10 टाइम्स या फिर ये 1 टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं एक अभी छोटे से एग्जाम्पल की मदद से आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन उस दूसरे वाले फॉर्मूला को, जो मैंने कहा 2 फॉर्मुलास देखे ना, अभी तीनों में हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलास भी होंगे, उन सारे फॉर्मुलास को हम लॉजिकली आगे चल के जब उसका वक्त आएगा डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपकी जो दिमाग में जो भी कुछ सवाल चल रहे हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं एक छोटे से एग्जांपल लेके इस 10 टाइम्स 2 टाइम का क्या मतलब होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है वो 15 लाख रुपए है, और उनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5 लाख है, ठीक है, और ये हो गया 10 लाख, और फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 5 लाख है। ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 5 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ व्हाट इज डीओएल, तो आप कहोगे सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, 10 लाख अपॉन 5 लाख, ये कितना आ गया? 2 टाइम्स। ठीक, अब ये 2 टाइम्स का क्या मतलब है, आइए जरा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। मान लीजिए इस कंपनी का अगले साल जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है? 20% से बढ़ जाता है। तो सेल का 15 लाख का 20 का परसेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। मतलब 15 + 3 18 लाख की सेल हो जाती है।
और आप इस बात को समझते हैं कि सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो 5 लाख का 20% आएगा 1 लाख रुपए, तो ये हो जाएगी 6 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12 लाख रुपए। आप देखिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं वेरिएबल तो है, सेल भी वेरिएबल होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल होती है, तो कंट्रीब्यूशन भी वेरिएबल ही होता है। हमारा कंट्रीब्यूशन भी आप देख रहे हैं 20% से बढ़ गया है। फिक्स कॉस्ट हमारी जो है वो 5 लाख रुपीस की है, और हमारा जो ये आ जाएगा ईबीआईटी आ जाएगा ये 7 लाख रुपए का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो रहा। अब आप मुझे ये देख के बताइए कि ये जो चेंज आया है ये कितना आया है चेंज। सर चेंज निकालने का हमारा एक तरीका होता है, तरीका ये होता है, चेंज है 2 लाख रुपए का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 5 लाख। भाई चेंज 2 लाख का, 5 लाख पर 2 लाख का चेंज आया है इनटू 100। अगर आप ये चेंज परसेंटेज में निकालोगे तो दैट विल कम अराउंड 40%। कहने का मतलब ये है, DOL 2 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर सेल 1% से बढ़ेगी या 1% से घटेगी तो ईबीआईटी में जो बदलाव आएगा वो 2% से आएगा। मतलब अगर सेल 1% से बढ़ी है तो ईबीआईटी 2% से बढ़ेगी, सेल अगर 1% से घटी है तो ईबीआईटी 2% से घटेगी। यहां पर सेल मुझे बताइए कितने परसेंट से बढ़ी। यहां सेल बढ़ी हमारी 20% से, तो 20% का दुगुना कितना होता है, क्योंकि 2 टाइम्स का DOL है, 20% का दुगुना होता है 40। तो आप देख रहे हैं ईबीआईटी में कितना बदलाव आया, ईबीआईटी में 40% का बदलाव आया। तभी हम कह रहे हैं रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ ऊपर नहीं नीचे आएगा। मान लो ये सेल 20% से घटती तो ईबीआईटी 40% से घटता। एक बार घटने का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जब बढ़ता है तो ग्रीन कलर का साइन यूज होता है, घटता है तो रेड कलर का। तो मैं भी यहां पर साइन चेंज कर देता हूं। इस बार मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि ये सेल जो है 15 लाख से 10% घट जाती है। 15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख रुपए, तो ये सेल हो गई हमारी 13.5 लाख रुपए की। हमारा वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख का 10% घट के कितना रह जाएगा, 4.5 लाख रुपए, और ये आ जाएगा शायद 9 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट तो बदलेगी नहीं, ये तो सेम ही रहेगी 5 लाख रुपए, और ये कितना हो गया 4 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए सेल्स में गिरावट कितने रुपए से आई है, 10% से आई है। तो हमारा DOL कितना है, 2 टाइम्स, क्योंकि सेल 10% से गिरी है तो 10% का दुगुना कितना होता है, 20%। तो हमारा ईबीआईटी कितने से गिरेगा, ईबीआईटी हमारा 20% से गिरेगा। आप चेक कर लीजिए, ये गिरावट देख लीजिए आप, 5 का 4 हो गया, मतलब चेंज इज 1 लाख। ये चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 5, भाई 5 पर 1 लाख का चेंज आया है इनटू 100। अब चेक कर लीजिए ये कितना आएगा, 20%, और ये 20% नेगेटिव है, माइनस है, क्योंकि हमारी जो है ईबीआईटी गिरी है। तो मेरी बात मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर DOL 2 है, दैट मीन्स कि अगर हमारा सेल में 1% का बदलाव आएगा तो ईबीआईटी में 2% का बदलाव आएगा। बदलाव की बात कर रहा हूं, ऊपर की तरफ अगर जाता है सेल तो ईबीआईटी भी ऊपर की तरफ जाएगा, सेल अगर गिरता है तो ईबीआईटी गिरेगा। अब ऐसे देखें तो एक्स लिमिटेड की DOL तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब समझते हो आप, जैसे 2 टाइम्स का क्या मतलब था, अगर हमने सेल में 1% का बदलाव किया तो ईबीआईटी में 2% का बदलाव आएगा। 10 टाइम्स का मतलब है अगर सेल में 1% का बदलाव करोगे तो हमारा ईबीआईटी में 10% का बदलाव आएगा। मतलब ये कि अगर हमने एक्स लिमिटेड की सेल्स को घटा दिया, अगर हमने से 10% से, तो 10% का 10 गुना कितना होता है, 100%। ईबीआईटी 100% से गिर जाएगी। जैसे कि आप करके देख लो, यहां पर 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख, 13.5 लाख कर दो, 10% से गिरा दो, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी ऑफ कोर्स वेरी करेगा, तो ये भी 10% से गिर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.5 लाख। हमारा ये कितना हो गया, 9 लाख, और हमारी 9 लाख तो फिक्स कॉस्ट ही है। हमारा ईबीआईटी 0 हो गया। आप देखिए यहां पर ये कितना है, ये चेंज कितना है, -10, क्योंकि हमारा DOL 10 टाइम्स है, तो जितना सेल का चेंज होगा 10 गुना चेंज ईबीआईटी में आएगा। 10 का 10 गुना 100% होता है। आप देख लीजिए -100%। भाई व्हाट इज चेंज, 1 लाख डिवाइड बाय ओरिजिनल 1 लाख इनटू 100। भाई आप देख लो ना, 100% ईबीआईटी खत्म हो गई आपकी, 0 हो गई ना। 1 लाख से 0 होने का मतलब क्या है कि चेंज इज 100%। तो जो हमारे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, मैंने कहा इस पर ना अभी हम बात करेंगे। आपने अभी देखा, जैसे सपोज ये मैंने जो एग्जांपल लिए यहां पर, सपोज ये वाले एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, जैसे ये 2 लेवल्स पर देखो, इन 2 लेवल्स पर देखो, व्हाट इज चेंज इन ईबीआईटी 40, व्हाट इज चेंज इन सेल 20।
चेंज इन सेल कितना है 20। तो मैं अगर इस फॉर्मूला में पढ़ करूं चेंज इन ईबीआईटी 40 डिवाइड बाय चेंज इन सेल 20, अभी भी कितना आ रहा है 2 टाइम्स ही तो आ रहा है। ये एक और फॉर्मूला हो गया ना, ये भी अभी भी कितना आ रहा है 2 टाइम्स। जो हमने अभी ऊपर वाला एग्जांपल लिया था एक्स लिमिटेड वाला, उसका चेंज ईबीआईटी में कितना था 100%, और सेल्स में कितना चेंज किया था 10%, तो कितना आ रहा है 10 टाइम्स। मतलब इस वाले फॉर्मूला से भी हमारा डीओएल निकल सकता है, लेकिन मैंने कहा इसको अभी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें और कई सारी बातें आएंगी। और इसके लिए आपने एक बात देख ली कि इस तरीके से डीओएल निकालने के लिए आपको 2 लेवल चाहिए। ये क्योंकि परसेंटेज चेंज की बात करता है, अगर सिंगल लेवल होगा तो ये वाला फॉर्मूला लग नहीं सकता। इस वाले फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको परसेंटेज चेंजेस चाहिए, और परसेंटेज चेंजेस अगर नहीं दे रखे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने कहा इस पर अभी बाद में बात करेंगे। इस वाले फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 2 लेवल नहीं चाहिए, सिंगल लेवल से काम चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तो करना है, इस वाले फॉर्मूला से सिंगल लेवल से काम चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात आती होगी समझ में। फिलहाल मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि डीओएल 10 टाइम्स या 2 टाइम्स अगर है तो उसका क्या मतलब है। अभी इस पर हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अभी अपने दिमाग में एक फॉर्मूला रखिए कि डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दैट्स इट। ठीक है जी। अब यहां पर कुछ नोट्स हैं। अब यहां पर जो पहला नोट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। एक बात मैं आपको क्लेरिफाई करूं कि यहां पर मैं जितने भी वन लाइनर्स लिखे हैं या जितनी बातें मैं यहां लिखवा रहा हूं सारी की सारी हमारे स्टडी मैट में गिवन है। इन पर एज इट इज एमसीक्यू बन सकता है। वैसे भी जो हम रिवीजन क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे सीएमए की हो या एफएसएम की हो, हम सारी बातें रिलेवेंट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, इन्वेस्टमेंट जब हम बिजनेस में करते हैं तो हम अपने बिजनेस को या तो और बढ़ा रहे होते हैं या फिर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी होटल के बिजनेस में है और वो चाहती है कि हम एक और होटल में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे ही वो कहते हैं कि हम एक और होटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जैसे ही वो होटल बनके तैयार हो जाएगा वहां पर गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब भाई गेस्ट आएंगे तो वहां पर खर्चे भी तो होने शुरू हो जाएंगे। वहां पर हमने कई सारा स्टाफ रखा होगा, जैसे कि फ्रंट डेस्क पर, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस, रेस्टोरेंट वगैरह में शेफ वगैरह रखे होंगे, बाहर गार्ड वगैरह रखे होंगे। इन सबकी सैलरी, ये कौन सी खर्चा है? एक फिक्स खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। वहां पर बिजली का बिल आएगा, वहां पर एसीज हैं, हर रूम में टेलीविजन है, गीजर है, पता नहीं कितना वहां पर इंटीरियर लाइटिंग पे खर्चा हो रखा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ये भी हमारा एक बिजनेस एक्सपेंस है। ठीक ऐसे ही अगर मैं और बातें करूं, जैसे कि वो होटल जो है, मान लो जो लैंड थी वो लीज पे ले रखी है, तो लीज रेंटल पे करना पड़ेगा, ये भी हमारा एक फिक्स खर्चा है। कहने का मतलब ये कि जब हम कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही वो बिजनेस शुरू हो जाता है होना, तो उसमें कई सारे फिक्स्ड खर्चे लगने शुरू हो जाते हैं। छोड़ो होटल, कोई एक, मान लो किसी की एक दुकान बहुत बढ़िया चल रही है और वो एक और दुकान जो है वो लगाना चाहता है। एक और दुकान से बिजनेस करेगा तो उस दुकान का किराया पे करेगा, वहां पर स्टाफ रखेगा, वहां का बिजली का बिल आएगा, मतलब कई सारे फिक्स खर्चे वहां पर होने शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर देखें, ऑपरेटिंग लेवरेज अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्यों आए? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने का मतलब यह है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप समझिए कि आप अपना ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ा रहे हैं। हम अभी हमारा प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, एक जगह से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इतनी डिमांड आ रही है कि वहां जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा नहीं पड़ता। हमने कहा ठीक है, एक और फैक्ट्री लगाएंगे। अब जैसे ही एक और फैक्ट्री लगाओगे तो फैक्ट्री लगाते ही वहां पर इतनी मशीनें हैं, उनका डेप्रिसिएशन, वहां पर कई सारा स्टाफ रखोगे, उनकी सैलरी, वहां पर भी पता नहीं कितने और फिक्स नेचर के खर्चे लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से कनेक्टेड है। जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के खर्चे भी तो होंगे ही ना। इसलिए कहते हैं कि ये एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो भी हमने एक फैक्ट्री बनाई या स्टोर बनाया या आउटलेट बनाया या मॉल बनाया या होटल बनाया, तो वहां पर फिक्स खर्चे तो लगेंगे। फिर हमने ये बात देखी कि जितना ज्यादा डीओएल उतना ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क। और हमने फिर ये भी देखा कि डीओएल अगर 1 होता है तो हम कहते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग रिस्क नहीं है। डीओएल 1 का मतलब देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग रिस्क नहीं है। फिर मैंने लिखा ब्रैकेट में कि दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन। ये इम्पॉसिबल क्यों है? अरे क्या आप कोई भी बिजनेस विजुअलाइज कर सकते हैं बिना फिक्स खर्चे के? मैं कह रहा हूं आपके घर के पास अगर कोई सब्जी का ठेला भी लगाता है ना, उसका भी एक फिक्स खर्चा है। जिस तराजू से वो आपको सब्जी तोल के देता है उस तराजू का भी तो डेप्रिसिएशन होगा। और उससे पूछना
उसने जरूर किसी के साथ ना हफ्ता बांध रखा होगा, उसको हफ्ते की या महीने की किसी को पेमेंट करनी पड़ती होगी वहां पर सब्जी लगाने के लिए। तो बात नहीं समझ पा रहे हैं आप? उस छोटे से स्केल पर भी जब फिक्स कॉस्ट होती है, तो हम तो यहाँ पर भाई फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस की या फिर किसी ठीक ठाक कंपनी की पढ़ रहे होंगे, तो उसका फिक्स खर्चा ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक थियोरेटिकल सिचुएशन है कि फिक्स एक्सपेंसेस जीरो है, लेकिन अगर मान लो थियोरेटिकली भी सही, अगर फिक्स कॉस्ट जीरो है तो उस केस में ड्यूएल जो होगा वो 1 होगा, और मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, इट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अच्छा, अब मुझे बताइए हमारा जो अगला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मैंने आपको बताया किस रिस्क को मेजर करेगा, फाइनेंशियल रिस्क को। किस रिस्क को मेजर करेगा, फाइनेंशियल रिस्क को। और फाइनेंशियल रिस्क अराइज हुआ बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क अराइज हुआ बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉस्ट। अब फॉर्मूला खुद ही डिराइव कर लीजिए आप। इंटरेस्ट के ऊपर क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर है ईबीआईटी, इंटरेस्ट के नीचे क्या है? ईबीटी। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो आप देख सकते हैं कि डीएफएल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और मैंने कहा अभी इस ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला को अभी रहने दो, इस पर अभी हम बात करेंगे अभी, अदरवाइज मैं कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट नहीं करना चाहता। और मैं अगर इस एग्जाम्पल को आपको दिखाऊं, जो हमने एग्जाम्पल अभी डीओएल को समझने के लिए लिया था, मान लो मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल दूं और यहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है इसको चेंज करके मैं कहूं कि ये वाला जो है ये ईबीआईटी है। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा था ना, मान लो मैं कहूं कि ये ईबीआईटी है और ये जो फिक्स कॉस्ट था इसको मैं इंटरेस्ट बोल दूं, तो ये हो जाएगा ईबीटी। मतलब जो एक्सप्लेनेशन मैंने डीओएल के लिए दी थी वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन यहां पर कॉपी पेस्ट हो सकती है। मतलब अगर ये इंटरेस्ट है तो मैं अब यहां पर सेम बात बोल सकता हूं कि हायर द डीएफएल, हायर द डीएफएल, हायर द फाइनेंशियल रिस्क। भाई इस बार ये कह रहे हैं कि ये ईबीआईटी है, ये ईबीटी है, तो 10 लाख अपॉन 1 लाख, इस बार क्या आया? ये डीएफएल आया। हायर द डीएफएल, हायर द फाइनेंशियल रिस्क। आप देख लो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी का ही है, तो सबसे ज्यादा डीएफएल भी इसका आया है। सबसे कम इंटरेस्ट इसका 0 है, तो सबसे कम मतलब 1 टाइम इसी का डीएफएल आया है। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी डीओएल के लिए दी थी वो सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी चल जाएगी। बस इस बार आपको क्या याद रखना है, पहले कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी था, इस बार ईबीआईटी अपॉन ईबीटी है। आपको बस सिंपली ये पूछना है कि आप फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल लेवरेज किस रिस्क को मेजर करता है? फाइनेंशियल रिस्क को। और फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से अराइज हुआ? इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। तो इंटरेस्ट के ऊपर ईबीआईटी, इंटरेस्ट के नीचे ईबीटी, फॉर्मूला बन गया ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो सेम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहां पर दिए जा सकते हैं। मेरे को लगता नहीं कि इसमें आप कोई प्रॉब्लम आपको होगी, बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब इसके नोट देखिए आप, पहला नोट क्या लिखा है? फाइनेंशियल लेवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग लेवरेज एसोसिएटेड था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, यहां पर किससे एसोसिएटेड? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। और बड़ा सिंपल सा कारण है इसका, भाई हम अपने इन्वेस्टमेंट को, हम अपना जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसको फाइनेंस कहां से करते हैं, इसके हिसाब से हमारा फाइनेंशियल लेवरेज आएगा। अगर मान लो हमने बाहर वालों की मदद ली नहीं तो हमारा इंटरेस्ट 0 होगा। और ध्यान रखें, जैसे ऊपर हमने कहा था कि फिक्स कॉस्ट का 0 होना एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इंटरेस्ट का 0 होना इम्प्रैक्टिकल नहीं है। इंटरेस्ट 0 हो सकता है, बहुत सी कंपनियां हैं जो बाहर के पैसे को यूज ही नहीं करती, अपना घर का पैसा ही लगाती हैं, खुद ही प्रॉफिट कमा के ही बिजनेस को एक्सपैंड करती हैं। कितनी कंपनियां हैं जो कि पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंस्ड है। अगर हमारी कंपनी इक्विटी फाइनेंस्ड है तो उस केस में डीएफएल 1 होगा। और ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है सिचुएशन। तो कहने का मतलब ये कि फाइनेंशियल लेवरेज हमारा कितना होगा ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन पर डिपेंड करता है कि हमने पैसा बाहर वालों से उठाया है कि घर वालों से उठाया है। बाहर वालों से उठाएंगे तो फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा आएगा, घर वालों से उठाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज 1 आएगा। तो हायर द डीएफएल इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, हायर द फाइनेंशियल रिस्क। और ये रिस्क अवॉइड किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट चाहे कि सारा पैसा हम इक्विटी वालों से रेज करेंगे। फिक्स कॉस्ट का 0 होना पॉसिबल कम लगता है, इंटरेस्ट कॉस्ट का 0 होना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने बाहर वालों का पैसा उठा ही नहीं रखा, क्या दिक्कत है? डीओएल और डीएफएल के फॉर्मूलाज जानने के बाद मुझे लगता है कि डीसीएल का फॉर्मूला भी आप खुद ही बता देंगे। अब पहले ये बताइए कि डीसीएल जो है वो किसके रिस्क को मेजर करता है? सिर्फ वो कंबाइंड रिस्क को मेजर करता है। कंबाइंड रिस्क मतलब फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को अगर जोड़ दें, इन दोनों के कंबाइंड रिस्क को मेजर करता है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीज है इनकम स्टेटमेंट में जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी है और इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर भी है? सर इन दोनों के ऊपर तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के ऊपर तो है ही, तो दिख ही रहा है, और इंटरेस्ट के भी तो ऊपर ही है, बल्कि बहुत ऊपर है इंटरेस्ट के। और ऐसी कौन सी चीज है
जो फिक्स कॉस्ट के भी नीचे है और इंटरेस्ट के भी नीचे है, सर वो ईबीटी है। इसका मतलब ये ऐसी, अगर मैं फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के कंबाइंड रिस्क को मेजर करना चाहता हूं तो इन दोनों के ऊपर कंट्रीब्यूशन है और इन दोनों के नीचे ईबीटी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। नहीं, और यहां पर भी सेम कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं जैसे कि हमने वहां पर किए थे, मतलब डीओएल और डीएफएल के लिए किए थे। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि कंबाइंड रिस्क की बात हो रही है, मतलब फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों की बात हो रही है, ये मेजर किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डीसीएल। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यही हमने देखा। इस वाले फॉर्मूला को अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आपको टोटल 3 फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, ऊपर 2-2 थे, हमने कहा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला को अलग से देखेंगे। यहां पर 3 फॉर्मूलाज हैं, इस तीसरे वाले की बात तो करेंगे बाद में, अलग से करेंगे। अभी फिलहाल मैं इन 2 की बात करूंगा जिसमें से इसकी बात मैंने कर दी है, और हमने फिर वही कंक्लूजन यहां पर भी ड्रॉ करना है, जितना ज्यादा डीसीएल होगा उतना ज्यादा कंबाइंड रिस्क होगा। और हम कह रहे हैं इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और भी है, जो ऊपर आपने डीओएल निकाला और जो डीएफएल निकाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब भी डीसीएल आता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, प्लस करो। भाई जैसे आपने फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को प्लस किया है कंबाइन रिस्क बोलने के लिए, तो कंबाइन लेवरेज निकालने के लिए भी डीओएल और डीएफएल को प्लस करो। नहीं, प्लस नहीं करना। आओ मैं इसको लॉजिकली यहां पर आपके सामने प्रूव करता हूं। पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डीसीएल। सर हमने देख लिया है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर जो है वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, यही फॉर्मूला है ना। और दोनों के नीचे क्या है, दोनों के नीचे है ईबीटी। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूं, थोड़ा सा इधर खिसका के लिखा, और मैं ऊपर नीचे ईबीआईटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं, सिंपल मैथ्स है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, तो आप यही कहोगे ना, हाँ सर ये तो आपस में कट ही रहा है, ये जो लिखा है ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी तो लिखा है, भाई ईबीआईटी तो आपस में कट ही जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने करा क्या है आपके सामने, ये जो है दिस इज दी फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज दी फॉर्मूला फॉर डीएल। अरे डीओएल किसके रिस्क को मेजर करता था, फिक्स कॉस्ट के रिस्क को, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के नीचे ईबीआईटी। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, डीएफएल। और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो एक बात और यहां पर हमने देख ली कि डीसीएल का जो फॉर्मूला होता है वो डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल होता है, प्लस मत कर देना, डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। फॉर्मूलाज पर ही एमसीक्यू आ जाएंगे। इसके नीचे ना एक नोट और लिख लीजिएगा, कंबाइंड लेवरेज को ना कभी कभी सुपर लेवरेज भी बोल देते हैं। कंबाइंड लेवरेज इज ऑल्सो नोन एज सुपर लेवरेज। अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया मैं जल्दी से आपको फिर से रिवाइज करवा के उसके बाद हम इसके बेसिस पे जितने भी एग्जाम एमसीक्यूज हो सकते होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। हमने सबसे पहले बनाई एक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले लिखा सेल्स, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया फिक्स कॉस्ट, आया ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस किया इंटरेस्ट, आया ईबीटी, माइनस किया टैक्स, आ गया ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमने अभी फिलहाल ऐसी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी इंप्लीकेशंस आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पर प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं था। हमारी इनकम स्टेटमेंट में टोटल 4 खर्चे थे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स मैंने कहा था। लेकिन रिस्क जो अराइज होता है वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड नेचर ऑफ द एक्सपेंस, और फिक्स खर्चे 2 थे, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने बिजनेस रिस्क बोला, और बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए इस चैप्टर ने एक टूल दिया जिसका नाम है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। मैंने कहा फॉर्मूला याद रखने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्स कॉस्ट के ऊपर देखो कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट नीचे देखो ईबीआईटी है, फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और फिर मैंने कहा था जो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है फिलहाल इसको इग्नोर मारो, इसको हम अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ क्यूरियोसिटी चल रही होगी तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको एक हल्का सा इंडिकेशन दे दिया था कि डीओएल अगर 10 टाइम्स है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाकी डिटेल में बाद में बात कर ही लेंगे हम। फिर हमने कहा कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको मेजर करने के लिए जो टूल है वो है डीएफएल, और इंटरेस्ट से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए टूल क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ये भी याद रखने की टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में जो हम देखते हैं तो उसके ऊपर ईबीआईटी है, उसके नीचे ईबीटी है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज द फॉर्मूला। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला को हमने कहा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर हमने कहा डीसीएल, डीसीएल का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और उसका एक और फॉर्मूला है डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। तीसरा फॉर्मूला हमने कहा बाद में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमने कहा ये एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के साथ।
DOL 1 होने का मतलब है फिक्स कॉस्ट इज 0, जो कि एक प्रैक्टिकली थोड़ी सी इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती है। DFL 1 हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट 0 होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। अगर हम मान लो बाहर वालों के पैसे हमने ले ही नहीं रखे तो इंटरेस्ट 0 होगा। DFL का 1 होना रियलिस्टिक लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन DOL का 1 होना प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 0 नहीं हो सकती लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट 0 हो सकती है। और दोनों के लिए या तीनों लेवरेजेस के लिए हमने एक बात कंक्लूड करी, हायर द लेवरेज हायर द रिस्क। ठीक, फिर हमने कहा कि कंबाइंड लेवरेज का एक नाम और भी होता है, सुपर लेवरेज। तो अभी तक हमने जितनी बात करी, आइए जरा उसके बेसिस पर देख लेते हैं एग्जामिनेशन एमसीक्यूज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जून 2021 में आया और इस क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है और हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज मांगा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मांगा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। भूल जाओ तो इनकम स्टेटमेंट को दिमाग में रखना। और मैं अगर यहां पर मान लीजिए पहला बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अगर आपके लिए इनकम स्टेटमेंट ही बना दूं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स हमारी कितने की है? सेल्स हमारी है 75 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 45 लाख गिवन है। हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो हमारा है वो आ जाएगा 30 लाख रुपीस का। और उसके बाद हमें यहां पर फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है। फिक्स कॉस्ट हमारी है 15 लाख रुपए की, वो भी माइनस कर देते हैं। और हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 15 लाख। अब बेसिकली जो जो चाहिए होता है वो आपको पता लग ही चुका है। अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इस फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है, इस फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे क्या है ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन हमारा है 30 लाख का और ईबीआईटी हमारा है 15 लाख का। ये हो जाता है हमारा 2 टाइम्स। कितना हो गया? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब हो गया बी इज द आंसर। अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सिमिलर क्वेश्चन दिसंबर 2020 में भी ऐसा ही आया और यहां बस वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में ना देके परसेंटेज में दे दी है। क्या प्रॉब्लम है भाई? सेल्स हमको पता है, सेल्स हमारी है 12 लाख रुपए। और अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा भी याद है, ये वीसी रेशो है, तो वीसी रेशो की मदद से वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट किया जा सकता है। 12 लाख का 50% कितना हो गया? 6 लाख रुपए। और ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन 6 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख रुपए की, और हमारा ईबीआईटी कितना आ गया? 3.5 लाख रुपए। और अब आप जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लो। सर लिखा तो ऑपरेटिंग लेवरेज है, अरे एक ही बात है। ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो, दोनों एक ही बात कन्वे करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख। जरा बताना कितना आ रहा है? सर 6 डिवाइडेड बाय 3.5, ये हो गया 1.71। 1.71 टाइम्स। सी इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जून 2022 में आया। फाइनेंशियल लेवरेज मांगा है। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हमें चाहिए होता है ईबीआईटी और ईबीटी। भूल जाओ तो इंटरेस्ट के ऊपर ईबीआईटी, इंटरेस्ट के नीचे ईबीटी। मतलब ये कि हमें ईबीआईटी चाहिए होता है। ईबीआईटी इस क्वेश्चन में गिवन है। आप देख लीजिए 6 लाख रुपए का ईबीआईटी हमें दे रखा है। इसमें से सिंपली बस आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। आप देख रहे हो, देखते ही देखते सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 10 लाख रुपए का हमारा डिबेंचर का अमाउंट है और उसका 10% निकाल देंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। भाई यही तो एक डेट दिख रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और आपका ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी कितना आ जाएगा? 5 लाख का। तो डीएफएल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? ईबीआईटी चाहिए होता है और ईबीटी चाहिए होता है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, बताओ जी करके कितना आता है? 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये आ गया 1.2 टाइम्स। 1.2 का मतलब बी इज द आंसर। मन आपका खुश हो जाएगा एग्जाम के क्वेश्चंस देख के आपको कि ये देखो ये एग्जामिनेशन का लेवल है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे
इजी इजी है, कुछ आगे हम देखेंगे, टिपिकल क्वेश्चन भी है, वो भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जून 2021 का क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है हमारे पास, 10 रुपए का एक है, और 8% डिवेंचर भी है 50,000 रुपए के। हमें ईबीआईटी दे रखा है और हमसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मांगा है। फिर से वही बात हो गई। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं अपनी ईबीआईटी। ईबीआईटी हमें कितनी गिवन है? 20,000 रुपए की। इसमें से माइनस कर लीजिए आप इंटरेस्ट। हमारे डिवेंचर 50,000 रुपए के हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 8% है, तो 50,000 का 8% निकालोगे तो 4,000 रुपए आएगा, और ये हो जाएगा 16,000 रुपए का हमारा ईबीटी। नहीं, यही हुआ ना? और तो डीएफएल अब कंप्यूट कर लो, 20,000 अपॉन 16,000, 20,000 अपॉन 16,000, 20,000 डिवाइड बाय 16,000, 1.25 टाइम्स। B is the answer. क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कब का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 का है। इस बार इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है। क्या प्रॉब्लम है डिफरेंट तरीके से? अगर है भी तो सेल्स आप कंप्यूट कर सकते हैं, 2 लाख यूनिट्स बता रखे हैं, एक यूनिट हमारा 30 रुपए का बिकता है, तो 2 लाख को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है कुछ 60 लाख। ठीक है जी, ऐसा ही तो हुआ। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, 2 लाख इंटू 15 रुपए यूनिट है, ये हो जाएगा 30 लाख। कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 30 लाख। इसमें से माइनस कर लो फिक्स कॉस्ट, वो है 10 लाख रुपए की। ये आ जाएगा हमारा ईबीआईटी 20 लाख रुपए का। इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट, हमारा 10 लाख रुपए का डेट है और 10% का ब्याज का रेट है, ये हो गया 1 लाख रुपए। और हमारा ईबीटी आ जाएगा 19 लाख रुपए का। ईबीटी कितना आ गया? 19 लाख रुपए आ गया। ध्यान रखें, इसने हमसे डीओएल नहीं मांगा, इसने हमसे क्या मांगा है? फाइनेंशियल लेवरेज मांगा है। आप अगर इस इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो आप ना ये चाहे तो ना लिखें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे वैसे भी किसी भी फॉर्मूला में ना सेल आता है ना वेरिएबल कॉस्ट आता है। आप अगर चाहें तो सीधा कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते थे ना भाई। आपको पता है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 30 रुपए है, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है, तो सीधा 2 लाख को 15 से मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता था। नहीं, बाकी ठीक है, ऐसा किया जा सकता, बता दिया मैंने आपको। और अब आप डीएफएल निकाल लीजिए। डीएफएल का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। 20 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख कितना होता है बताओ? ये आ रहा है 1.0526 आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दें तो 053 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आंसर्स में भी है। सीधी, क्योंकि आप देख रहे हो 3 प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर रखा है, तो अगर हम अपने आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे तो 1.053 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जून 2021 में आया। इस बार इसने हमसे कंबाइंड लेवरेज मांगा है, और कंबाइंड लेवरेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। अब इस क्वेश्चन में हमको फिर से वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमें गिवन है 20 लाख रुपए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 40% दे रखा है, इसका मतलब 20 लाख रुपए का 40% निकाल दोगे तो 8 लाख रुपए आ जाएगा। हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 12 लाख रुपए, जिसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपए, माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए आएगा, है ना। ये हो गया हमारा ईबीआईटी। हमें उधारी बता रखी है तो हम इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। हमारा उधार कितने रुपए का है? 10 लाख, 8%, इसका मतलब 80,000 रुपए का हमारा ब्याज हो जाएगा। 80,000 का ब्याज हो जाएगा, 10 लाख का 8%। और हमारा ईबीटी आ जाएगा 1,20,000। ठीक, अब
इस क्वेश्चन में हमसे क्योंकि कंबाइंड लेवरेज मांगा है, फॉर्मूला कभी भी भूल जाओ तो आपको पता है कंबाइंड लेवरेज फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट इन दोनों के कंबाइंड रिस्क को मेजर करता है। तो इन दोनों के ऊपर ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के ऊपर हो, हम कहेंगे वो है कंट्रीब्यूशन। और इन दोनों के नीचे कौन है, ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी विल बी द फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन हमारा है 12 लाख रुपए और ईबीटी हमारा है 1,20,000 रुपए। मेरे ख्याल से तो ये सीधे सीधे 10 टाइम्स आ जाएगा और 10 टाइम्स का मतलब हो गया डी इज द आंसर। मैंने एक भी आपको फालतू क्वेश्चन नहीं करवाया है, सारे के सारे आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करवाए हैं। और आप लेवल देखिए, अगर चीज आती हो तो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं आता है भाई फिर तो डिफिकल्ट लगेगा ही। सब कुछ समझ में आ जाए सब कुछ तो सब कुछ ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2022 का क्वेश्चन। इसमें भी हमसे कंबाइंड लेवरेज मांगा है और आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, टर्नओवर बेसिकली सेल्स का ही दूसरा नाम होता है। तो हम यहां पर भी बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट और बार बार सबके आगे 5 जीरो क्या लगाएं, लैक्स में ही इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम भी अब लैक्स में ही लिख लेंगे। सेल्स 50 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30 लैक्स, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 लैक्स का, माइनस फिक्स कॉस्ट 10 लैक्स। ये हमारा आ गया ईबीआईटी 10 लाख का। 10% डिबेंचर्स है हमारे, 10% डिबेंचर्स है, 20 लाख रुपए का डेट है तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट 20 लाख का 10%। और ये हमारा आ जाएगा अब 8 लाख रुपए का ईबीटी। ठीक है, इसने हमसे क्या मांगा है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी होता है। कंट्रीब्यूशन है 20 लैक्स और ये है 8 लैक्स। 20/8 करके बताओ कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 2.5 टाइम्स। D is the answer. क्वेश्चन नंबर 8, जून 2021 का क्वेश्चन। एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी एमसीक्यू है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटिंग टू फिक्स्ड चार्जेस लाइक इंटरेस्ट ऑन डेट। कह रहा है कि अगर हम किसी फिक्स चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। हायर द फिक्स्ड चार्जेस ग्रेटर द रिस्क, हायर द फिक्स चार्जेस लोअर द रिस्क, हायर द फिक्स चार्जेस लोअर द रिस्क। भाई फिक्स चार्जेस ज्यादा होंगे तो रिस्क भी ज्यादा ही होगा, तो ये तो बकवास बात है। हायर द फिक्स चार्जेस नो चेंज इन रिस्क, ये भी बकवास बात है। हायर द फिक्स चार्जेस रिस्क में भी इधर लोअर और हायर, सिक्का थोड़ी उछाल के पता करेंगे कि ज्यादा है कि कम है, सिंपल सी बात है। हायर द फिक्स चार्जेस ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा फिक्स खर्चा होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। फाइनेंशियल लेवरेज किस फॉर्मूला से हम कंप्यूट कर सकते हैं, आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद ही बता दीजिए कि किस फॉर्मूला से कंप्यूट कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज की बात करिए, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ये रहा। मैं अभी हालांकि एक नोट भी लिखवाऊंगा आपको, ईबीआईटी का एक नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, मैं लिखवाऊंगा उसको, सेपरेट नोट लिखवाऊंगा। फिलहाल यहाँ ईबीआईटी गिवन है तो मैंने इसलिए अभी फिलहाल बोलने की नीड नहीं समझी। ईबीआईटी अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल लो या अर्निंग बिफोर टैक्स बोल लो, बात तो एक ही है। अभी भी आप देखिए सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज मांगा है और यहां पर हमें सबसे पहले दे रखा है सेल्स। सेल्स गिवन है 50 लाख, मैं लैक्स में ही लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लैक्स में इंफॉर्मेशन गिवन है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 57% है, तो 50 लाख का 57% कंप्यूट कर लेते हैं। 50 लाख का 57% आता है 28.5, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 21.5। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग याद हो तो वीसी रेशो पता हो तो पीवी रेशो निकाल सकते हैं। पीवी रेशो कितना हो जाएगा 43%, और पीवी रेशो को सेल से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन आता है।
मतलब मैं अगर 50 लाख पर सीधा 43% 43% अप्लाई करूंगा तो हमें 21.5 मिल जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ रखा है तो वहां पर ये बातें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, उसकी रिवीजन क्लासेस अपलोडेड हैं, अगर कोई देखना चाहे तो रिवीजन लेक्चर्स देख सकता है। और वो चैप्टर तो ऐसा है, वो तो पूरा का पूरा अपलोडेड है यूट्यूब पर, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आपको डिटेल में मतलब रेगुलर बैच वाला देखना तो वो भी अपलोड कर रखा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट ना हमको इस बार ना एक साथ कंबाइन करके नहीं दे रखी। उसने कहा देखो फिक्स कॉस्ट जो है एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बता रखी है। भाई हमें फिक्स खर्चे से मतलब है, चाहे वो एडमिन का हो, सेलिंग का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिक्स कॉस्ट यहां पर तीनों जोड़ के लिख देंगे, 9.5 प्लस 4.8 और प्लस 3.9। जोड़ के बताइए जरा कितना आता है सर। 9.5 प्लस 4.8 प्लस 3.9 ये हो गया 18.2। तो हमारा ईबीआईडी आ जाएगा 21.5 माइनस 18.2, 3.3 आ जाता है, ठीक है। और हमसे मांगा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन है 21.5, ईबीआईटी है 3.3, तो 21.5 डिवाइड बाय 3.3 ये होता है 6 पॉइंट। अगर मैं सेकंड प्लेस पे राउंड ऑफ करूं, वैसे तो ये 5151 करके है, लेकिन क्योंकि हमें आंसर सारे दो प्लेसेस तक दे रखे हैं तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 6.52 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जून 2022 का है, आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा चार यहां पर स्टेटमेंट्स गिवन है, डिफरेंसेस बेसिकली दे रखे हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज के। कह रहा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, हमने डिस्कस किया था। स्टेटमेंट नंबर बी, operating leverage consists of fixed operating expenses and financial leverage consists of fixed financial expenses। ये statement भी true है। Operating leverage represent the firm's ability to use the fixed operating cost, whereas financial leverage represent the ability to use the fixed financial cost। बिल्कुल ये भी true है। Operating leverage जो है वो fixed cost को use करता है और financial leverage जो है वो जो है इंटरेस्ट कॉस्ट को यूज करता है। अब अगर डी स्टेटमेंट देखोगे ना आपको साफ साफ पता लग जाएगा, इन्होंने फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिखा है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, जबकि फॉर्मूला क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यहां ऐसे लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यही जो है ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा इफ अ कंपनी एक्वायर्ड अ हेलीकॉप्टर फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट। भाई मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, इन लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है। अगर ये मुंबई या फिर किसी भी मेट्रो सिटी के रोड के जैम में फंस जाएं, ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, तो इनका बहुत सारा वक्त तो रोड पे ही खराब हो जाएगा। इसलिए इनके लिए क्या कहा गया कि टॉप मैनेजमेंट के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है। आपको पता हो मुकेश अंबानी के तो घर में ही हेलीपैड बना हुआ है ऊपर। अच्छा जी, इफ अ कंपनी एक्वायर अ हेलीकॉप्टर फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑन अ फिक्स्ड पेमेंट बेसिस। मतलब हेलीकॉप्टर तो लिया है लेकिन देखा जाए तो लीज पे लिया है, लीज रेंटल पे करते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लीज रेंटल पे करेंगे जो कि एक फिक्स्ड नेचर का खर्चा होगा, तो फिक्स्ड खर्चे, क्योंकि ये बिजनेस का ही खर्चा है, मैनेजमेंट के लिए ही लिया है, तो क्योंकि ये बिजनेस का ही खर्चा है और फिक्स खर्चा है तो इट विल इंक्रीज आवर ऑपरेटिंग लेवरेज। फिक्स्ड खर्चा बढ़ेगा तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DOL विल इंक्रीज, DOL विल इंक्रीज। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है तो एज इट इज आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमसे सिंपली कंबाइंड लेवरेज, जिसको हम सुपर लेवरेज भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला पूछा है। और हमने कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूला 3 लिखे थे लेकिन डिस्कस 2 किए थे। एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, वो फॉर्मूला यहां पे दिख नहीं रहा हमको। दूसरा लिखा था DOL और DFL का मल्टीप्लीकेशन। DOL और DFL को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं वो भी हमको DCL देता है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ ना, ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें पता है मल्टीप्लाई करने पे ही आता है, और किसको मल्टीप्लाई करने पर आता है? DOL और DFL को।
तो ए बी सी तो ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, अ फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, a firm with high operating leverage is characterized by dash while one with high financial leverage is characterized by dash। हमें पता है ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हाई है इसका मतलब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, और फाइनेंशियल लेवरेज हाई होने का मतलब हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट हाई है। और मुझे ना अगर आप चारों ऑप्शन रीड करोगे तो हाई भी चाहिए और फिक्स भी चाहिए, हाई भी चाहिए और फिक्स भी चाहिए, तो मुझे ये सी में ही दिख रहा है। बाकी आप देखोगे सब में उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। लो फिक्स कॉस्ट, भाई जब वो हाई फाइनेंशियल लेवरेज कह रहा है तो फिक्स कॉस्ट लो कैसे हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। हाई वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, भाई रिस्क आता है फिक्स कॉस्ट की वजह से, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। और यहां लो कॉस्ट बोलता है तो ये भी बाहर हो गया। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पर वो सी हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेवरेजेस के रिवीजन को अब हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये पीडीएफ हम यूज कर रहे हैं एमसीक्यूज वाली, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही हमारे इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा खत्म। और अवेलेबल कहां होगी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर, आपने अगर अपने आप को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में व्हाट्सएप की ऐड करवा रखा है तो वहां पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।